चैप्टर है यह आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि आखेटक खाद्य संग्रह से पहले लोग शिकार करते थे, ठीक है, उस तब उन्हें भोजन मिलता था, बाद में वो भोजन उत्पादन करने लगे, भोजन पैदा करने लगे। वहाँ तक का सफ़र इस चैप्टर में हम लोग तय करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका सीटेट है आपसे क्रैक कर पाएँ, तो फिर यही आपका एक बेस है, एक आधार है, इसी को आपको पकड़ना होगा, इसी बेस पे चलना होगा, तभी आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक एक लाइन बहुत महंगी है, सीखते हुए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं, देखिएगा। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस? के पीछे क्या कारण था? देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कब रहा करते थे? 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं कि वो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, शिकार करके अपने भोजन का कलेक्शन करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वो भोजन का शिकार करते थे, है ना। जितनी ज़रूरत होती थी वो खा लिया, बाकी जो है उसको कलेक्ट करके या उसका संग्रहण कर लिया। ओके, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। क्यों इसको कलेक्ट करते थे, क्यों इकट्ठा करते थे? जाहिर सी बात है, अपने भोजन के लिए। ओके, जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते, चिड़िया मिल जाए, है ना, उसका वो क्या था? इनका भोजन था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ध्यान रखिएगा, जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण किया करते थे या घूमते रहते थे। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे कई कारण थे। कारण आपके सामने है। पहला कारण तो यह है कि अगर ऐसे लोग एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, क्योंकि भाई उनका काम है फल फूल खाना, जानवरों को खाना। एक ही जगह पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस एरिया के जो जानवर रहेंगे या फल फूल रहेंगे खा करके समाप्त कर देंगे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यहाँ का सारा मामला ख़त्म कर दिया, अब चलो दूसरी जगह चलते हैं। या कई बार मान लीजिए मौसम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अभी जैसे मान लीजिए आम का मौसम है, आम लगे हुए, तो उसकी वजह से यहाँ रुक गए, आम ख़त्म हो गए, दूसरी जगह चले गए। वहाँ मान लीजिए अमरूद का मौसम है, वहाँ रुक गए, वो ख़त्म हो गए, आगे चले गए। तो इस तरीके से जहाँ पे जो चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाती थी वहीं वो ठहर जाते थे। जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो आगे बढ़ गए। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। यानी कि जानवरों का शिकार करने वाले या फिर हिरण का शिकार करने वाले लोग क्या करते होंगे कि जैसे मान लीजिए हिरण का शिकार कर रहे हैं, अब वो हिरण भागते भागते, है ना, उसका पीछा करते करते ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी एरिया में पहुंच गए। ये भी कारण रहा होगा। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम, जैसा कि ये स्टेप मैंने पहले ही बता दिया, अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ऐसा अनुमान है कि ऐसा ऐसा होता होगा, क्योंकि भाई जो बिल्कुल क्लियर तो है नहीं, अनुमान ही लगाया जा सकता है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना पॉसिबल नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए
ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये कारण रहते होंगे इनके इधर उधर घूमने के। किनके? ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग हैं, इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के पीछे यही कारण रहते होंगे। ठीक है, तो ये कारण क्या कारण थे? पहला कारण हमने समझा कि जिसमें एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ के पशुओं को, जानवरों को फल फूल खा के समाप्त कर देंगे, दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। दूसरा कारण ये रहा होगा कि जिस जानवर का शिकार कर रहे हैं उसका पीछा करते करते ये दूसरी एरिया में पहुंच गए। तीसरा कारण वही फल के अकॉर्डिंग, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग फलों का आना। चौथा कारण ये है कि भाई जो है पानी की भी तलाश रहेगी, इन पानी तो चाहिए चाहिए, तो उस कंडीशन में अगर जहाँ रह रहे हैं वहाँ अगर नदियों में, झीलों में पानी सूख गया है तो दूसरी जगह चले गए। ये इनके कारण थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती कैसे है, इस चीज़ को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपका बहुत महंगा है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्वविद कौन है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, क्योंकि पत्थर मजबूत होता है। हड्डियां वगैरह गल गई होंगी, नहीं मिली, लेकिन पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी लोहे का या पत्थर का जो हथियार बनाया गया उसका मुट्ठा बनाने के लिए कर लिया गया, या जैसे जो है कि लकड़ी का प्रयोग हम ये लोग जो है उसमें कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? ईंधन के रूप में भी कर रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं उसमें भी लकड़ी का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये लकड़ी का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पे एक पिक्चर, दो पिक्चर आपके सामने है, देखिएगा। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ठीक है, बाएं देखिए, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। भाई जो जड़ें हैं उनको खोदने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे देखिए ये जो है ये वस्त्र हैं, इनको सिला जा रहा है, तो इसका प्रयोग, इसकी जो सामने की कह सकते हैं जो ये नुकीला है ना, सिरे पे कैसा है, नुकीला है, इससे ये वस्त्र को सिल रहे हैं। और इधर क्या है, ये जो पेड़ है, जो पौधा है, इसकी जड़ को खोदने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये औजार बनाए जाते थे। ठीक है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने में, ये जो वस्त्र हैं जानवर की खाल से बने हुए हैं। अब भाई पूरी एक खाल तो पहन नहीं लेगा आदमी, उनको आपस में सिलने का काम किया जा रहा है इस औजार की सहायता से। और इससे क्या किया जा रहा है? पौधे की जड़ को खोदा जा रहा है खाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमको मिलता है कि रहने की जगह निर्धारित करना। नीचे मानचित्र है, उसको हम अभी देखेंगे। अब इसमें क्या रहेगा कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। अब ये मानचित्र है आपके सामने यहाँ पे, और नीचे संकेत भी दिया हुआ है। ये जो लाल त्रिकोण है, जैसे ये है पूरा पाषाणिक स्थल, कैसे हैं ये लाल वाले जो हैं ये पूरा पाषाणिक स्थल हैं, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये नवपाषाणिक स्थल हैं। जैसे यहाँ पे कुरनूल गुफाएं हो गई, हुसंगी हो गया, ठीक है, ये आपका नवपाषाणिक हो गया, नवपाषाणिक पुरा स्थल हो गया, है ना। और ये फिर उसके बाद नीचे ग्रीन जो रहेगा ये आदि चन्नलूर हो गया, ये महापाषाणिक पुरा स्थल है। तो इस तरीके से इनको सबको
इसमें चिन्हित किया गया है। और ये जो रहेगा आरंभिक गांव है, जैसे इनाम गांव है तो ये क्या है, आरंभिक गांव है। इनाम गांव से कई प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी आज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। भीमबेटका से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा पाषाणिक पुरा स्थल, ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है भीमबेटका भी, है ना। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं आपके। चलिए, आधुनिक नगर, अगर आपको इस तरीके, ये जैसे मुंबई है, मुंबई क्या है, ये आधुनिक नगर है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिलें, ताकि उनसे औजार अच्छे बनाए जा सकें। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, ये एक शैल चित्रकला है, ठीक है। इस चित्र के बारे में हमको बताना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं इस तरीके के। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, और जो गुफाएं हैं उनमें कुछ चित्र उकेरे गए हैं पत्थरों पर, वो चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हिरण है जो भाग रहा है, और एक व्यक्ति उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको उसके पीछे दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है उस समय के लोगों ने ऐसा किया होगा, जानवरों के पीछे भागते होंगे, उनको पकड़ते होंगे। फिर कुछ कोई क्रिएटिव होगा तो उसने उस चीज़ को देखा होगा और दीवार पर उसको बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, इसकी अगर बात करें तो इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ओके, कहाँ हैं? नर्मदा घाटी के पास। आइए पूरा स्थल को समझते हैं। देखिएगा, पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं पुरा स्थल? वो स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। भाई, औजार का प्रयोग है, बर्तन का प्रयोग है, अपने काम के लिए किया था। बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ करके चले गए, क्योंकि कहाँ लाद करके सब सामान ले जाते हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। आग की खोज, वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक मिला है। आग की खोज के बारे में जान लेते हैं। मानचित्र 2 में जो कुरनूल गुफा है उसको हम अभी ढूंढ लेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। पॉइंट को नोट कीजिए, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा जो है यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा भाई, जैसे कि उनको पहली बात तो प्रकाश चाहिए रात में, है ना, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं। तो जाहिर सी बात है आग जलाया होगा उन्होंने, तो फिर लाइट हुई होगी, प्रकाश हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने उसको प्रयोग कर लिया। मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में फिर जब आग की खोज ही हो गई तो फिर कई सारे कामों में उन्होंने प्रयोग में लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाम और तिथियों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। किसको? जो आरंभिक काल है, इसको क्या कहा गया है? पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है, ठीक है। पुरापाषाण कहाँ से बना? पुरा का मतलब प्राचीन हो गया, पाषाण का मतलब पत्थर हो गया। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि उसमें पत्थर के औजारों का कितना इंपॉर्टेंस था। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ओके, 12,000 साल पहले के दौरान तक कितना क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। एक तो आरंभिक हो गया, फिर मध्य हो गया, और फिर उसके बाद उत्तर हो गया, ठीक है। आरंभिक, मध्य और उत्तर, ये 3 भाग हो गए पूरा पाषाण काल के।
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है वो इस काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। पॉइंट को नोट कीजिए और याद रखिएगा कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उस काल को क्या कहा गया है, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहा गया है। इसका जो समय है वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसी बीच जो है पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। इस काल के पाषाण औजार यानी कि पत्थर के जो औजार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। लघु का मतलब क्या होता है, छोटे, पाषाण का मतलब पत्थर, तो इन्हें छोटे पत्थर के औजार कहा जाता था। अक्सर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे नवपाषाण का क्या मतलब होता है, आगे समझिए। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक सारे नाम मिलेंगे। ओके, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, जो आज चल रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बदलती जलवायु को समझते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, समझिए। लगभग 12,000 साल पहले की बात है प्यारे दोस्तों। कब की बात है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी क्या हुई, बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, क्योंकि भाई घास की पैदावार हुई तो ऐसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों कि भाई इनको पकड़ो और हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए इनके माध्यम से। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। लोग मछलियों को भी खाना शुरू कर चुके थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझिए। फिर क्या हुआ, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक यानी कि अब इनको ऐसा नहीं कि मानव जो है कि गेहूं जैसे खेत में आज बोया जा रहा है ऐसे बोया जाता था पहले, नहीं, नेचुरली उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ऐसा अनुमान है कि उसको बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक करके तैयार होते थे। क्यों भाई, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा इसकी टाइमिंग क्या है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी फसल को किसी भी समय हम बीज देंगे, तो उसके अलावा और फिर कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ओके, इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए। कौन बन गए? इस प्रकार धीरे धीरे वो किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा कि भाई ऐसा उम्मीद है ना, तभी तो होगा, ऐसा बनाया होगा, ऐसा होगा, यानी कि अनुमान है कि लोग ऐसा करते होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कौन था? कुत्ते का ही एक जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे कि ये जानवर हमारे पास आएँ, हमारे घर के पास आएँ, हम इनको पकड़ें और फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करें। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे
और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो आपने समझा किस तरीके से मानव धीरे धीरे पशुपालक बन गया, धीरे धीरे वो कृषक बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, घरेलूकरण की प्रक्रिया को समझिए। इंपॉर्टेंट देखिएगा, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है। समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, नाम दिया है, अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ऐसे पौधे, ऐसे जानवरों का चयन करते हैं जो जल्दी मरे नहीं, जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो, हष्ट पुष्ट ऐसे जानवर रहें, पौधा भी बढ़िया हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सकें। जैसे जैसे मनुष्य ने गेहूं को उपजाना शुरू किया, जाहिर सी बात है उसको पहले जब कुछ गेहूं खा लेते होंगे, कुछ को कलेक्ट करके रखते होंगे कि फिर इसको समय आने पर हम बीज देंगे और ज़्यादा हो जाएगा। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ओके, यहाँ पे 2 दांत दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं ऊपर 2 दांत दिए हुए हैं। इनको देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। जाहिर सी बात है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये पालतू जानवर का होगा, यानी कि ये पालतू जानवर का दांत होगा और ये जंगली जानवर का दांत होगा, सूअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भी भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आ जाते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब एक नवीन जीवन शैली को समझते हैं, अनाज के उपयोग को समझते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बो करके देखो, ऐसा पाओगे कि इसे डेवलप होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। भाई, अगर हमने गेहूं बीज दिया है तो जाहिर सी बात है अब हमें यहाँ पर 6 महीने के लिए स्टे करना ही होगा, नहीं तो हमारी फसल की देखरेख कौन करेगा, है ना। तो देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा करके रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि इसको हम कैसे भंडारण करके रखें। जैसे अनाज है, इसका प्रयोग बीज के रूप में भी हुआ कि भाई जो भी पैदा हुआ है उसको थोड़ा बचा करके रखा जाए, उसको खाया भी गया, उपहार के रूप में भी दिया गया और भंडारण के लिए भी उसका प्रयोग किया गया। आगे समझिए, देखिए, तो जैसे उनको क्या हुआ कि भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा कि इसको बचा करके हम रखें। ओके, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर कौन थे? चलते फिरते खाद्य भंडार ही थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी हमें प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन
भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अगर हम पशु पाल रहे हैं, ठीक है, और पशु से हमें दूध मिल रहा है, तो वो भी एक भोजन भंडारण ही है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 को देख लेंगे। कहता है कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मानचित्र नंबर 2 पृष्ठ संख्या 12 हमें देखनी है। और नीले वर्ग देखिएगा, यहाँ पे पृष्ठ संख्या 12 कहाँ है भाई? ये है 17 में, ये है 12। यहाँ पे ये जो नीले वर्ग हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन से? नवपाषाणिक पुरा स्थल, ठीक है, यही वो जगह हैं। जैसे ये क्या है? नीले वर्ग हमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ओके, इसकी बात कर रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, देखिएगा, यही वो स्थान है, प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कृषक रहते होंगे, यहाँ पशुपालक रहते होंगे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्थायी जीवन की ओर मानव कैसे बढ़ा? पहले तो भटकता रहता था, लेकिन अब वो स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ा उसको समझिए। देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। जो पुरातत्वविद हैं उन्हें कुछ ऐसे पुरास्थलों पर कुछ झोपड़ियाँ मिली हैं, घरों के निशान मिले। भाई कोई भी चीज़ जो पुरानी हो उसका कुछ ना कुछ अवशेष या कुछ निशानी तो रह जाती है। जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम के लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इस लाइन को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है गर्तवास किसे कहा जाता है। तो गड्ढे के नीचे घर जो है बना हुआ गर्तवास कहा गया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, तभी तो वो ज़मीन के नीचे घर बनाए हैं, वहाँ उनको ठंड कम लगती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं जहां आग जलाई जाती थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसा मौसम ठंड का है तो अंदर बन रहा है, बढ़िया मौसम है गर्मी का है तो बाहर खाना बन रहा है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। किसका माना गया है? नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी कि उनकी जो धार है वो और तेज हो जाए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने, हो सकता है गांव में उन्होंने कहीं पे ओखली और मूसल देखा हो, हालांकि अब तो उसका प्रयोग ना के बराबर हो गया है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। हड्डियों के औजार भी मजबूत होते थे और जो है कि नुकीले होते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पत्थर के औजार हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाता था। भाई ये बड़ा औजार हो गया है ना, इसको थोड़ा और नुकीला कर दिया, ये इस तरीके का औजार हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के औजार बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं
और कभी कभी तो इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब इनको थोड़ा डेकोरेट कर दिया गया, है ना, कुछ नई कलाएं कुछ बना दिया गया ऐसे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। मनुष्य धीरे धीरे इस अनाज पर ही निर्भर हो रहा था। ठीक है, तो ये आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, उनको और ज़्यादा ज़रूरतें महसूस होने लगी। मनुष्य डेवलप होता जा रहा था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो अब ये कह रहा है कि अब तुम क्या कल्पना कर सकते हो इसमें क्या रखा जाता होगा। जाहिर सी बात है, इसमें गेहूँ चावल रखा जाता होगा, आटा रखा जाता होगा। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवर्तन एक साथ कैसे आया होगा? एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल करके अपनी जीविका चलाया करते थे, क्योंकि कोई परिवर्तन अचानक नहीं आता। जो परिवर्तन है वो धीरे 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 आता है। लोग एक दूसरे से सीखते चले जाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण की अगर बात की जाए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। देखिए, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 2 में हम मेहरगढ़ ढूंढ लेंगे। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है बोलन दर्रे के पास, वो हरा भरा एक समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कौन सा इलाका है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ही संभवतः, लाइन को नोट कर लीजिए, जहाँ वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया था। मेहरगढ़ के घर का एक चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं मेहरगढ़ में। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ तथा बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। हालांकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे, चीज़ों को रख रखाव के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो मर गए उनके साथ कब्र में कुछ सामान रख दिया। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये भाई मृतक है, इसको यहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, ये ऐसे, इसको ये ऐसे लेटा है, ऐसे करके इसके पैर हैं। ये बकरी है ना, ये बकरी का ढांचा है। तो कब्र में क्या है मिला है कि मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि भैया इसके खाने पीने की व्यवस्था रख दो, इसके साथ में जाएगा, खाएगा क्या, तो साथ में रख दिया है। तो अभी बेचारा, ऐसे लोगों की मान्यता थी कि ये ऊपर जाके खाएगा परलोक में। तो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है और इसमें ये बकरी का कंकाल जो कि सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस तरीके से हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां उनको जान लें। मध्य पाषाण युग का जो समय है वो 12,000 से 10,000 साल पहले तक का है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ था।